आज मैं पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन इंडियन इकोनॉमी, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड रीजनल इम्बैलेंसेस के बारे में बताने जा रही हूँ कि किस तरह से पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी और रीजनल इम्बैलेंसेस हमारी अर्थव्यवस्था में विद्यमान है। कुछ वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्धनता और असमानता की समस्या बढ़ती ही जा रही है। निर्धनता और असमानता के विश्लेषण में दोनों के उपयुक्त मापकों से संबंधित सैद्धांतिक विचार विमर्श तथा भारत में इस समस्या की सीमा का परिमाणात्मक अनुमान दोनों ही शामिल। निर्धनता के मापन के लिए माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए एक आवश्यक न्यूनतम कैलोरी आगत मानदंड को अपनाया गया है और इस मानदंड के साथ ही मासिक उपभोक्ता व्यय को उस समय अवधि की कीमत के आधार पर मापा जाता है जिस अवधि के लिए निर्धनता का अनुमान लगाना है। तब उपभोक्ता व्यय के आकार पर आधारित वितरण आंकड़ों से एक न्यूनतम उपभोक्ता व्यय जो कि कुपोषण को रोकने के लिए पर्याप्त है से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत का अनुमान लगाया जाता है। ऐसे न्यूनतम उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा कहा जाता है। अगर निर्धनता रेखा से नीचे वाली जनसंख्या के अनुमानों से ही निर्धनता का अनुमान प्राप्त किया जाता है। भारत में आर्थिक असमानता को आय के विभिन्न वर्गों में आय, उपभोग, संपत्ति आदि के वितरण के आधार पर मापा जाता है। ऐसे अनुमान विभिन्न वर्षों के लिए लगाए जाते हैं और उनके आधार पर देश में आर्थिक असमानता की सीमा में परिवर्तन के बारे में निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। तो निर्धनता संबंधी अनुमान के संबंध में यह कहा जाता है कि पी.के. वर्धन और B.S. मिन्हास और P.D. ओझा दांडेकर एवं दांडेकर और रथ और जैड भट्टी यानी इन सारे विद्वानों ने अनुमान लगाया और इनमें से कोई भी दो अनुमान 1960s में से या किसी एक वर्ष में देश में निर्धनता की सीमा के बारे में समरूप नहीं है। तो बाद में दो सर्वेक्षण ने भारत में ग्रामीण निर्धनता के अध्ययन को 1960s से आगे 1970s तक बढ़ाया और डी लाल के अध्ययन के अनुसार 1956, 57 और 70 और 71 के बीच भारत में ग्रामीण निर्धनता में कमी आई। और M.S. आहलूवालिया ने लाल की सर्वेक्षण विधि की आलोचना की। उसने स्वयं 1957, 58, 1973, 1974 की अवधि के टाइम सीरीज आंकड़े के आधार पर निर्धनता का अध्ययन किया और उसके निष्कर्ष के अनुसार इस समय अवधि में ग्रामीण निर्धनता के घटने और बढ़ने का कोई प्रमाण नहीं है। प्लानिंग कमीशन राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर निर्धनता की प्रभावी सीमा यानी इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी का अनुमान लगाता रहा है। इसमें उसने निर्धनों की संख्या और अनुपात का अनुमान लगाने वाले भारत में पूरी तरह से एक विशेष एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट में निहित विधि का प्रयोग किया है और उसे NSSO द्वारा लगभग हर 5 वर्ष के बाद बड़े लार्ज सैंपल सर्वे से एकत्र किए गए उपभोग व्यय के आंकड़े पर लागू किया गया है और इस आधार पर 1973, 74 से 2004 और 5 तक के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता के तुलनात्मक अनुमान उपलब्ध हैं। तो इस तरह से गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। अब ये देखिए कि जैसे कि NSSO के 61वें राउंड के अनुसार 2004 और 5 में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का औसत प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 558 पॉइंट यानी 78 यानी 558.78 रुपये और यानी 1052 यानी 1052.36 यानी 36 रुपये था। और इसके साथ यह भी पता चला कि ग्रामीण जनसंख्या अपने उपभोग का लगभग 55% भाग खाद्य मदों पर और शेष 45% जो है गैर खाद्य मदों पर खर्च करती है और शहरी जनसंख्या 43% भाग खाद्य मदों पर और शेष 57% भाग गैर खाद्य मदों के उपभोग पर खर्च करती है। तो परंतु ग्रामीण निर्धन
कुल उपभोग का 31 से 35% भाग गैर खाद्य मदों पर खर्च करते हैं, जबकि शहरी निर्धन अपने कुल उपभोग का 35 से 43% भाग गैर खाद्य मदों पर खर्च करते हैं। तो अब हमको पता लगाना है कि किस तरह से गरीबी का अनुमान लगा, निर्धनता संबंधी अनुमान। और अब अनुमान लग रहा है एस्टिमेट्स ऑफ इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता के कुछ महत्वपूर्ण अनुमान जो देश में पिछले 4 दशकों में आय वितरण के आधार पर लगाए गए हैं। तो यह इस तरह से आय की असमानता से भी गरीबी और समस्याएं बढ़ती हैं। तो यहाँ पर योजना आयोग ने NSSO द्वारा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर गृहस्थ उपभोग व्यय के वितरण संबंधी जो अनुमान वर्ष 1961 और 62 से 1987-88 की समय अवधि के बीच में लगाए गए हैं, उसका पूरी तरह से इसे स्पष्ट किया है। और स्पष्ट करने के बाद सर्वेक्षित सभी वर्षों में उपभोग व्यय में विभिन्न वर्गों में असमानता की सीमा ऊंची ही रही है। साथ ही यह भी पता चलता है कि इन 28 वर्षों के समय काल में उपभोग व्यय की असमानता में बहुत कम सुधार हुआ है। ग्रामीण जनसंख्या में सबसे निम्न 30% का भाग 1961-62 में 14.7% से थोड़ा सा बढ़कर 1987-88 में 15.6% हो गया, जबकि सबसे ऊपर के 30% का भाग 50% और 52% के बीच ही सीमित रहा। दूसरी ओर शहरी जनसंख्या में सबसे निम्न 30% का भाग 1961-62 में 12.9% से लगभग 1% बढ़कर 1972-73 में 13.8% होने के बाद फिर घटकर 1987 और 88 में 13.3% हो गया। और इसी प्रकार सबसे ऊपर की 30% शहरी जनसंख्या का भाग भी लगभग 54.55% पर स्थिर रहा है। इन सभी अनुमानों से एक तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी योजना में सामाजिक न्याय के प्रति सजगता के बावजूद भी देश में आर्थिक असमानताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और शहरी जनसंख्या में असमानता की मात्रा या ग्रामीण जनसंख्या से अधिक रही है। यानी शहरी जनसंख्या में असमानता की मात्रा ग्रामीण जनसंख्या से अधिक रही। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में 20 यानी 2000 और 2011 के काल में असमानता का मापक आय यानी इनकम गिनी कोएफिशिएंट 36.8 था, 36.8। और यह सूचना कई तुलनात्मक देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका 57.8, ब्राज़ील 53.9, थाईलैंड 53.6, चीन 41.5, USA 40.8 के मुकाबले में काफ़ी कम है। और यहाँ मानव विकास सूचना HDI के आधार पर काफ़ी ऊंचे स्तरों पर इस यानी ये आते हैं। अगर हम इस बात ग्रामीण शहरी अंतर रूरल अर्बन गैप देखें तो राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के 66वें यानी 2009 और 10 के राउंड के आधार पर ग्रामीण और शहरी औसत प्रति व्यक्ति व्यय जो है वो यानी 1054 और 1984 में क्रमशः है, जो कि ग्रामीण शहरी आय में असमानता का सूचक है। निर्धनता और असमानता के प्रमाणों से संबंधित उपरोक्त सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था के इस दिशा में निराशाजनक परफॉर्मेंस को प्रस्तुत करता है और ये बताता है कि नियोजन प्रोसेस में धनियों और निर्धन के बीच के संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस को दूर करने के लिए बहुत ही कम कोशिश की गई है। तो निर्धनता और असमानता को कम करने के लिए कई उपाय अपनाने चाहिए। इन उपायों में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, यानी यह प्रोग्राम 5वीं योजना के प्रथम वर्ष में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा में सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वीकृत मानदंडों तथा आधारभूत सेवाओं और सामाजिक उपभोग की सुविधाओं का जाल बिछाना था। तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में 2 प्रकार की प्रक्रिया आती हैं। मानवीय साधन विकास प्रक्रिया, जिसमें प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा और ग्रामीण स्वास्थ्य, गृह निर्माण, जल पूर्ति और पोषण आते हैं। और क्षेत्र के विकास संबंधी प्रक्रिया, जिसमें ग्रामीण सड़कें भी आती हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण, गंदी बस्तियों में सुधार जैसे प्रोसेस आते हैं। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम
ये भी चलाया गया। तो इसका आधारभूत उद्देश्य था कि विशिष्ट ग्रामीण निर्धन परिवारों को अपनी आय बढ़ाने और ऋण आधारित उत्पादक परिसंपत्ति के सृजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर उठने में सहायता देना है। और उसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसमें भी कई बातों पर बल दिया गया था, जैसे कि कृषि और जैसे जल, बेहतर बीज और रासायनिक खादें प्रदान करना, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना, और पशुपालन, मछली पालन और वन विकास आदि द्वारा कृषि का विभिन्नीकरण, डाइवर्सिफिकेशन करना, और स्थानीय साधनों और कटाई के उपरांत की टेक्नोलॉजी में सुधार और प्रोसेसिंग तथा मैन्युफैक्चरिंग करना, ऋण प्रदान करना, कच्चे माल, उपभोक्ता आधारित डिज़ाइनर्स और विक्रय सुविधा प्रदान करके ग्रामीण और कुटीर उद्योग का विकास करना। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कई इम्पॉर्टेंट कदम उठाए गए थे। उसी प्रकार से स्पेशल एरिया प्रोग्राम भी अपनाया गया था। तो इसमें है आपका ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ये सारे प्रोग्राम अपनाए गए जिससे कि असमानता को कम किया जा सके। और NREP प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, और ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, तो इन सारी योजनाओं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, भारत निर्माण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, जिसमें प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार यानी एडवाइजरी काउंसिल के 2007 और 8 के आर्थिक दृष्टिकोण यानी इकोनॉमिक आउटलुक 2007 और 8 के अनुसार 2010 तक देश में कोई बेकारी नहीं होगी, चाहे लोग अपने पगार से संतुष्ट हों या ना हों। और इस तरह से हमारे देश में असमानता को कम करने के ये सारे उपाय अपनाए गए। और इन सारे उपायों में और भी कई इम्पोर्टेंट उपाय हैं, जैसे कंट्रोल ओवर मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज, इस पर भी हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिससे कि असमानता को कम किया जाए। और शहरी भूमि स्वामित्व पर उच्चतम सीमा का डिटर्मिनेशन, यानी सीलिंग ऑन अर्बन लैंड होल्डिंग्स, वेज पॉलिसी, टैक्सेशन, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आम आदमी बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी इन सारे प्रोग्राम से जो असमानताएं हैं उन असमानता को कम किया जा सकेगा और देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकेगा। और देश के आर्थिक विकास के साथ साथ हम ये देखते हैं कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका रीजनल इम्बैलेंसेस का। कुछ ऐसे अवरोधक कारण तत्व होते हैं जो किसी क्षेत्र के तीव्र आर्थिक विकास में रुकावट बन जाते हैं, जैसे है आपका भौगोलिक अलगाव, परिवहन, श्रम, टेक्नोलॉजी और सोशल ओवरहेड कैपिटल की अपर्याप्तता। तो अगर हम हिस्टोरिकल दृष्टि से देखें तो पिछड़े हुए क्षेत्र भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा आरंभ की गई पॉलिसी का परिणाम है। ब्रिटिश सरकार ने केवल उन क्षेत्रों के विकास में सहायता दी जिनमें विनिर्माण और व्यापार संबंधी क्रियाओं के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। ब्रिटिश उद्योगपतियों ने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को प्रायोरिटी दिया था। 3 महानगर यानी चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता ने सभी उद्योगों को आकर्षित किया और बाकी देश की स्थिति जो है वो उपेक्षा की गई। इसके अलावा ब्रिटिश भू प्रणाली के अधीन ग्रामीण क्षेत्र का लगातार एक्सप्लॉयटेशन हुआ। किसान सबसे उत्पीड़ित वर्ग रहा और विकासशील देश में विकसित क्षेत्र समानता शहरी केंद्रों और शहरी क्षेत्र तक सीमित हो जाता है। इसका कारण यह है कि विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देश में भौगोलिक कारण आर्थिक विकास को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। जापान और स्विट्ज़रलैंड ने तो पहाड़ी इलाकों की कठिनाइयों पर नियंत्रण कर लिया है, परंतु हमारे हिमालय के राज्यों अथवा उत्तर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के पहाड़ी ज़िलों और उत्तर पूर्वीय सीमा क्षेत्र मुक्त पहुँच के अभाव के कारण पिछड़े और अविकसित ही रहे। जलवायु का भी भारत के बहुत से क्षेत्रों के निम्न आर्थिक विकास से महत्वपूर्ण रोल रहा
और इसमें कृषि उत्पादन कम रहा और बड़े पैमाने के उद्योग कायम नहीं हो सके। कुछ क्षेत्रों को कुछ स्थिति संबंधी लाभों के कारण तरजीह दी जाती है। लौह और इस्पात के कारण या तेल तेल की प्राप्ति जिस एरिया में होती है, केवल उन्हीं इलाकों में कायम की जाती है जहाँ ये खनिज पाए जाते हैं। स्वाभाविक बात है कि जैसे विकास की प्रोसेस गति प्राप्त करती है तो इन क्षेत्रों में बाह्य मितव्ययता उपलब्ध होने के कारण ये श्रम, पूंजी और व्यापार को आकर्षित कर लेते हैं। नए निवेश की विशेषकर निजी क्षेत्र में पहले से विकसित की और केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है और इस प्रकार ये बाह्य मितव्ययता का लाभ उठा सकता है। ऐसा करना निजी क्षेत्र की दृष्टि से स्वाभाविक है, क्योंकि अच्छी तरह विकसित क्षेत्र निजी निवेशकों को कुछ बुनियादी लाभ और प्रशिक्षित श्रम, आधार संरचना सुविधा, परिवहन और बाजार उपलब्ध कराती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या हुआ कि रीजनल डिस्पैरिटी बनी रही। और रीजनल डिस्पैरिटी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि 1951 के बाद कुशलता की कसौटी के आधार पर भारी मात्रा में निवेश कुछ ही केंद्र में, जैसे बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, कानपुर, कोलकाता, बेंगलोर आदि में केंद्रित हो गया। ये क्षेत्र अपने सामर्थ्य से अधिक विकसित हो गए और इसके परिणाम स्वरूप इनमें जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, गंदी बस्तियों का विस्तार, परिवहन और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि की समस्या गंभीर रूप से धारण कर गई और इस कारण ये क्षेत्र आसपास के इलाके से दिमाग और संसाधन को अपनी ओर खींचने में सफल हो गए हैं। इन केंद्रों को कहा जाता है कि सक्शन पंप्स यानी चूषण पंप की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये अपने विकास के लिए पड़ोसी क्षेत्र के से लोग, पूंजी और अन्य साधन का उत्प्रवाह कराने में सफल हो जाते हैं। और 1960 के दशक के बाद कृषि में नई टेक्नोलॉजी के अपनाने से भी क्षेत्रीय आर्थिक असमानता बढ़ी है। दुर्लभ संसाधनों को सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र में प्रयुक्त करने की मान्यता के आधार पर और खाद्यान्न अभाव की समस्या के समाधान के लिए खाद्यान्न उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाने के लक्ष्य की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश के उन क्षेत्रों में संसाधन निवेश की ठानी जिसमें सिंचाई सुविधाएं बहुत विकसित थी। इन इलाकों के किसानों तो पहले ही संपन्न थे और वे अधिक संपन्न हो गए। इसके विरुद्ध खुश्क क्षेत्रों के किसान और ग्रामों में रहने वाले फार्म भिन्न जनसंख्या या नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन उपेक्षित रही। इसके परिणाम स्वरूप सिंचाई अधीन क्षेत्रों और खुश्क क्षेत्रों और बड़े किसानों और छोटे किसानों के बीच प्रत्येक राज्य में असमानताएं बढ़ती चली गईं और ये असमानता सरकार ने विकेंद्रीकरण और पिछड़े क्षेत्र के विकास का प्रयास तो किया और इस प्रकार राउरकेला, भिलाई, बरौनी आदि में पब्लिक सेक्टर के निवेश को बढ़ाया, किंतु इन क्षेत्रों में क्या हुआ कि अनुषंगी उद्योग यानी के तेज़ी से न बढ़ने के परिणाम स्वरूप ये इलाके केंद्र के भारी निवेश के बावजूद पिछड़े ही रह गए। और एक और कारण बढ़ती हुई क्षेत्रीय असमानता के लिए उत्तरदायी है, जबकि कुछ राज्यों ने अपने क्षेत्र के औद्योगिक विकास की ओर अधिक ध्यान दिया, जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इसके उदाहरण हैं। वहाँ अन्य राज्य राजनीतिक साजिशों के कारण और जोड़ तोड़ में व्यस्त रहने के कारण अपने राज्यों के संतुलित और त्वरित आर्थिक विकास की उपेक्षा करते रहे, जिससे रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ती रही और रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ने की वजह से देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सका। तो क्षेत्रीय असमानता को दूर करना भी बहुत ज़रूरी है और क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण में पिछड़ेपन को एक कारण तत्व के रूप में स्वीकार करना चाहिए और पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और निजी क्षेत्र के निवेश को पिछड़े क्षेत्र में प्रोन्नत करने के उपाय करने चाहिए। पिछड़ापन और संसाधन हस्तांतरण। भारत में वित्त आयोग ने केंद्र से राज्य को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्य के पिछड़ेपन को एक कसौटी के रूप में इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हमें इन सारे उपायों को अपनाना चाहिए जिससे कि हम रीजनल डिस्पैरिटी को दूर कर सकें। तो विशेष पिछड़े क्षेत्रों में निवेश प्रोन्नत करने के लिए प्रोत्साहन
यानी औद्योगिक पिछड़ापन और पिछड़े क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोन्नत करने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए हैं। जैसे केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन। भारत सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय अपनाए। इसमें उल्लेखनीय है कि आय कर में रियायतें और केंद्रीय निवेश सहाय योजना और श्रेणी का क्षेत्र, श्रेणी बी का क्षेत्र, श्रेणी सी क्षेत्र और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम। और अगस्त 1972 के बाद केंद्र सरकार पिछड़े क्षेत्रों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है। केंद्र सरकार ने बिना उद्योग के जिलों में आधार संरचना विकास के लिए कुल लागत का 1/3, जिसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपया रखी गई है, सहायता देने की योजना आरंभ की गई है। और इस योजना के अधीन केंद्र सरकार की सहायता से बहुत से विकास केंद्र विकसित किए गए हैं। तो केंद्र सरकार और साथ ही राज्य सरकार दोनों ही प्रोत्साहित कर रही है रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए, क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटी का परिणाम ये होता है कि हमारे देश में उत्पादन के साधनों का और ह्यूमन रिसोर्सेज का हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते और टोटल रेट ऑफ प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी का नहीं बढ़ पाता। तो 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय असमानता। तो कम विकसित राज्यों के बारे में 10वीं योजना की रणनीति क्या थी? क्योंकि वो राज्य जिनके पास बेहतर आधार संरचना होती है, समानता उन राज्यों की अपेक्षा अधिक निजी निवेश आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं। 10वीं योजना इस बहुआयामी रणनीति को अपनाया गया ताकि कम विकसित राज्यों में पिछड़े क्षेत्र के विकास को त्वरित किया जा सके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किया जा सके। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए भी बहुत सारे उपाय अपनाए गए थे। इन सारे उपायों में सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है कि सरकार को चेतावनी देते हुए 11वीं योजना में इस बात पर बल दिया गया कि क्षेत्रीय असमानता को सुधारने और अपने आप में एक लक्ष्य नहीं, बल्कि यह देश को समन्वित सामाजिक आर्थिक ढांचे को कायम करने के लिए ज़रूरी है, जिसके बिना देश में असंतोष, अराजकता और कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 11वीं योजना ने उन प्रोग्राम की सूची दी है जो कि गरीब क्षेत्रों और गरीब वर्गों, विशेषकर उनके लिए जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, विशेष रूप से लक्षित है। संसाधन हस्तांतरण का प्रोग्राम जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना पॉवर्टी लाइन के नीचे परिवारों के लिए है और इंदिरा आवास योजना में मकानों के अभाव को 75% इम्पॉर्टेंस और गरीबी अनुपात को 25% महत्व प्रदान करता है। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ऐसे 18 राज्यों में केंद्रित है जिनमें या तो पब्लिक हेल्थ सूचक कमज़ोर है या इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है। इस पर व्यय की गई राशि का 23% 2 राज्यों को उपलब्ध कराया गया, अर्थात उत्तर प्रदेश का 16% और बिहार का 7%। और सर्व शिक्षा अभियान, इस प्रोग्राम के अधीन 7 राज्यों अथवा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा ने कुल परिव्यय का 59% प्राप्त किया और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी चलाया गया। तो इस तरह से क्षेत्रीय विषमता की समस्या का निराकरण करने के लिए कई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स अपनाए गए, जिससे रीजनल डिस्पैरिटी दूर हो और उत्पादन के साधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके।